हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो हाल ही में पहलगाम में जो एक आतंकी घटना घटित हुई है, मैं चाहूँगा कि अनग एकेडमी की तरफ से हम सब मिलकर, आप या अनग एकेडमी की पूरी टीम, पूरा स्टाफ मिलकर हम 2 मिनट का मौन धारण करें और उन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन आत्माओं को, उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए उन्हें शांति प्रदान करें। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में, इस विपदा को, इस संकट को, इस मानसिक और पारिवारिक हानि को झेलने का संबल प्रदान करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं 2 मिनट के लिए एक स्थान पर खड़े हो जाएं और मौन धारण करते हुए उन दिवंगत आत्माओं को शोक स्वरूप अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो उम्मीद करते हैं भारत सरकार और हमारे देश की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो आतंकी घटना है, वो कोई भी आतंकी समूह, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो करने से पहले 50 बार सोचेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि के साथ चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक आरएएस मेंस के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम वीकली, मंथली और क्वार्टरली जो है मेंस के डेडिकेटेड जो है वो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम जुलाई, अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उनके बेस्ड पर अपन मेंस के क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा है तो मैं आपको पुराने लेक्चर्स के जो इसका सितंबर का और अगस्त का जो है वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसका सितंबर के फर्स्ट वीक का जो लेक्चर है उसका मैं लिंक जो है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और सारे लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट से चले जा सकते हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2024 रिगार्डिंग आरएएस मेंस करंट अफेयर। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कंटेंट है वो आपसे मिस नहीं हो और आप मेंस के एग्ज़ाम में जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ से ही अगर कल को आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप कंफर्टेबली उसको राइट आउट कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और तुरंत आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो करंट अफेयर की जो टॉपिक है वो ये है कि जो तनोट है जैसलमेर में, है ना, जहाँ तनोट माता का मंदिर जो फेमस है, जिसको सैनिकों की देवी के नाम से भी कहा जाता है, वहाँ पर वाघा बॉर्डर की तर्ज पर रीट्रीट सेरेमनी होगी। अभी जो आपको पता ही होगा पहलगाम के घटना के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए उनमें इस रीट्रीट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं। जैसे जो हैंडशेक पाकिस्तान और भारत के बीएसएफ और वहाँ पाक रेंजर्स की तरफ से जो एक हैंडशेक सिंबॉलिक रूप से होता था वो आगे से नहीं होगा और दोनों देशों ने अपने अपने गेट बंद कर दिए। ठीक है, तो ऐसी एक रीट्रीट सेरेमनी जो है उसके लिए, ताकि तनोट में जो भारत पाक बॉर्डर है वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से शुरू करने के जो है वो उस सितंबर 2024 के अंदर घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो बीएसएफ जो है वो वहाँ पर रीट्रीट सेरेमनी करेगी जैसे वाघा बॉर्डर में अमृतसर पे होती है, लेकिन पाकिस्तान की साइड से यहाँ रेंजर्स मौजूद नहीं होंगे, यानी इंडिया की तरफ से ही सब कुछ होगा, उस तरफ से कुछ नहीं है, वो बस डल खड़े खड़े देखते रहेंगे। और हमारे तरफ से जो सैनिकों का अदम्य साहस और जो जज्बा आपको वाघा बॉर्डर की सीमा पे देखने का मिलता है, अगर आपने पर्सनली देखा हो, अदरवाइज़ आप नेट पे भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके का अदम्य साहस और वो जो हौसला और जो जो जोश सैनिकों की आंखों में दिखता है, वो उसी तरीके की सेरेमनी आपको तनोट के अंदर वो यहाँ पर जो तनोट में जो बॉर्डर है उस चेक पोस्ट पे भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि एक एम्फी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ म्यूजियम और एक हथियारों की गैलरी, जहाँ जो हथियार हैं उनको शोकेस किया जाएगा और शहीदों की वॉल आज यहाँ पर बनाई जाएगी। शहीद की वॉल क्या है, जैसे आपने दिल्ली में नेशनल वॉर म्यूजियम देखा होगा, तो वहाँ जो भारत के आज़ादी के बाद जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम से एक पूरे जो है वो मतलब प्लैंक लगे हुए हैं, जिन पर जो पट्टिकाएँ लगी हैं, जिन पर उनके नाम अंकित हैं उनके विवरण के साथ, है ना। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी और प्रतिदिन शाम को जो बीएसएफ द्वारा क्या होगा, ध्वज अवतरण समारोह होगा और इसके साथ ही कैमल शो होगा। जो बीएसएफ की जो कैमल की जो टुकड़ी है, जो ऊँटों की टुकड़ी है, पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र बीएसएफ ही है जिसके पास ऊँटों की भी सेना है। और ये ऊँटों की सेना इन्होंने कहाँ से ली है, बीकानेर में जो है सादुल इन्फेंट्री और वो जो ऊँटों की सेना थी, है ना, वहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया। और जो बीएसएफ जो अपनी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो सीमा की सुरक्षा करती है, तो उसमें पेट्रोलिंग के लिए वो ऊँटों का भी प्रयोग करती हैं, है ना। तो इस रिट्रीट सेरेमनी में क्या होगा, एक तो कैमल शो होगा और एक आपका बीएसएफ द्वारा परेड होगी प्लस ध्वज अवतरण, यानी जो शाम को जो ध्वज को उतारा जाता है, वो जो सहसम्मान उस राष्ट्रीय ध्वज भारत का जो तिरंगा है उसे उतारा जाता है, उसको जो वो जो एक प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसका जो है आम जनता के सामने उसको शोकेस किया जाएगा। ठीक है, टारगेट क्या है भाई, टारगेट ये है कि ताकि इस एरिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, और जो है वो एरिया और ज़्यादा डेवलप होगा और रेवेन्यू और लोग घूमने आएंगे। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो टूरिस्ट पे इन्होंने लोगों का क्यों किया, इनने ऐसा किया कि भाई इसीलिए किया कि ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो कि टूरिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो, है ना, लोग घूमने नहीं आए और वो क्या जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक तरक्की है वो रुकेगी। आर्थिक तरक्की रुकेगी तो लोगों को, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये बरगलाने का काम करते हैं, तो अगर संपन्न व्यक्ति होगा तो वो क्यों बरगलाया जाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा ग्रो करेगा। अब जिसके पास जो संपन्नता में कमी आएगी तो वो क्या करेगा, इजीली उसको ब्रेन वॉश इजीली करने की जो है क्षमता होती है ना, वो इजीली ब्रेन वॉश हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या है कि वो जो पर्टिकुलर वही पॉइंट और वही जगह चूज़ करी जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, है ना। तो ये एक जो तनोट में आपका रिट्रीट सेरेमनी के लिए शुरू होने वाला है उसके लिए ये उसके रिगार्डिंग न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ पे ये चीज़ शुरू होगी, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ गया है रिट्रीट सेरेमनी वाला कॉन्सेप्ट, तो राजस्थान के रिगार्डिंग अगर कुछ भी हो तो मेंस में पूछा जा सकता है, एटलीस्ट 2 नंबर में तो ज़रूर पूछा जा सकता है। ये इसके बेस्ड एमसीक्यू है, आपको अगर अटैम्प्ट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इस एमसीक्यू का आंसर है। नेक्स्ट है पीएम सूर्यघर योजना। पीएम सूर्यघर योजना क्या है भाई, देखो ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है।
केंद्र सरकार की योजना है। और इसके अंदर क्या होगा कि देखो रूफटॉप पर, जो घरों के रूफटॉप है वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो इसका टारगेट है 1 करोड़ घरों तक जो है, 1 करोड़ घरों में इसको सोलर पैनल लगाने हैं, ताकि 300 यूनिट, जब ये घोषणा की गई थी तो 300 यूनिट प्रति परिवार जो है वो एक तरीके से, अगर बिजली की खपत हो रही है तो वो सोलर से जनरेट होगी, तो उनके बिल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, नेट मीटरिंग के थ्रू लॉन्च किया गया था इसको 15 फरवरी 2024 को। इसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है, राजस्थान में डिस्कॉम्स कर रहे हैं। डिस्कॉम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। इसका जो कॉम्बो होता है उसको डिस्कॉम कहते हैं। राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, कौन कौन से, अजमेर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है, ये इसको कर रहे हैं। अब क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें है ना, जो अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो तो इस पर जो अलग अलग जो सोलर प्लांट का आपका जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप 1 किलोवाट तक का जो है प्लांट लगाओगे तो 18,000 रुपये की सब्सिडी है, 2 किलोवाट तक का लगाओगे तो 30,000 की, और 3 किलोवाट लगाओगे तो 78,000 की। ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा क्या है, अभी जो 2025-26 का राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें इन्होंने बोला है कि भाई सेंटर के अलावा हम स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार भी जो है वो प्रति प्लांट 17,000 रुपये की अतिरिक्त अनुदान देगी। यानी अगर आप 1 किलोवाट का अब लगाओगे तो आपको 18,000 तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 17,000 देगी आपको स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों मिला के आपको कितना हो गया, 18 और 17 35, ठीक है। तो 35,000 की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 47,000 की 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट और 17,000 स्टेट गवर्नमेंट। इसी प्रकार अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हो तो 78,000 से ये और 17,000 ये, तो 95,000 की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, है ना। उसके बाद अगर मान लो जैसे 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये प्लांट की कॉस्ट है, 95,000 रुपये मान लो आपको सब्सिडी मिल गई, 95,000 रुपये, तो पीछे कितना बचा, 1,05,000 रुपये, है ना। 1,05,000 में से 80% आपको बैंक रीफाइनेंस कर देगा, ठीक है। अगर मोटा मोटा मान लो 1,00,000 रुपये बचता है तो 80% आपको रीफाइनेंस कर देंगे, यानी आपको तो 20,000 रुपये ही चाहिए, बाकी आपको बैंक रीफाइनेंस कर देगा। ये एक तरीके से पीएम कुसुम जो है ना, उसी तरीके का, जो वो तो किसानों के लिए थी, ये घरेलू उपयोग के लिए उसी तरीके का एक प्रोसीजर है, बट डिट्टो सेम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग वही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको अच्छे से करके जाना। और प्री के अंदर आपको पता है क्वेश्चन भी पूछे हैं इस पर कि भाई कितनी सब्सिडी मिलती है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो इसका लाभ क्या होगा कि बिजली का बिल या तो कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। अतिरिक्त बिजली अगर आपके प्लांट से जनरेट होती है तो वो आप डिस्कॉम को बेच दोगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो जो इस स्कीम के अंदर पीएम सूर्य घर में, मान लो आपके घर पे जो है प्लांट लगा और आपने पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, किसी महीने में आपने 10 यूनिट बनाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, किसी में 15 बनाई, ऐसे करते 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 12 महीने में मान लो आपने टोटल 1200 यूनिट आपके प्लांट ने जनरेट कर ली। बिजली जो है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस प्लांट के जो आपको लगा रहे हो ना, आपके घर के छत के ऊपर जो प्लांट लगेगा उसमें जो बिजली जनरेट होगी वो आपके घर में यूज़ नहीं होगी, वो सारी की सारी बिजली ग्रिड पे जाएगी, ठीक है। ग्रिड यानी सरकार के जो बिजली बोर्ड जो ये डिस्कॉम है उनके पास जाएगी, और आपके घर में कनेक्शन तो वो जो डिस्कॉम वाली बिजली आ रही है वही आएगी। अब होगा क्या, देखो आपने मान लो पूरे साल में आपके प्लांट ने 1200 यूनिट बिजली बनाई और आपने गवर्नमेंट से जो है 1000 यूनिट पूरे साल के अंदर बिजली आपने कनेक्शन से ली, तो नेट क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट को तो दी 1200 यूनिट और गवर्नमेंट से ली आपने 1000 यूनिट, यानी 200 यूनिट आपने क्या कर दिया, ज़्यादा दे दी, एक्स्ट्रा दे दी गवर्नमेंट को। तो ये जो 200 यूनिट दिए इसका आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे जो आपके छत के ऊपर जो प्लांट लगाए उससे बिजली जो पैदा होगी वो परचेज करेगी, ठीक है। और ये जो 200 यूनिट है इसका आपको पैसा देगी, या तो आप पैसे ले लो या फिर आपके नेक्स्ट बिल में ये यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे। तो नट सेल में क्या होगा कि आपके घर में जो कंजप्शन है, आप मान लो जितना आप कंजप्शन करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपका जितनी आपके प्लांट की कैपेसिटी होगी वो पर यूनिट जनरेट करेगा, और उस जनरेशन के बेसिस पे ही आपकी नेट मीटरिंग होगी, समझे। तो ये इसमें नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेट मीटरिंग यानी कितनी आपने इनपुट ली, कितनी आपने गवर्नमेंट को आउटपुट दी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो कॉस्ट होगी। अगर आपका जो नेट मीटरिंग में अगर आप माइनस में जाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस में जाते हो तो आपको पैसा मिलेगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है स्कीम, जो आप याद रखना है ये, ठीक है। और ये कहाँ ये वाला एक स्कीम आपके कहाँ मतलब पूछी जा सकती है, तो ये पेपर 1 के अंदर देखो सीधा सीधा मेंशन है
सोलर एनर्जी का राजस्थान इकोनॉमी में। इसके अलावा राजस्थान की विकास परियोजना उसके अंदर भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको ये राजस्थान पेपर 2 के अंदर ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको पेपर 3 के अंदर ये करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, कहीं भी पूछी जा सकती है। ये इस पर बेस्ड जो है MCQ है और ये इस MCQ का आंसर है। आपको अटैम्प्ट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है देखो कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है? देखो आप जिसकी आंखों के अंदर कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसको चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं। आजकल क्या हुआ है कि नई चीज़ आई है, आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चश्मा के अंदर जैसे होता क्या है, उत्तल अवतल और सिलेंड्रिकल ये लेंस ही तो लगे होते हैं। अगर उसी लेंस को क्या कर दें, आँख की जो ये मान लो आँख है आपकी, आप पढ़ ही रहे होंगे, यहाँ रेटिना होता है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम यहाँ चश्मा लगाते हैं, मान लो ये चश्मा है, ठीक है, ये कान हो गए, इधर यहाँ से रेज आती हैं और इसको ये कॉर्निया है, ये वाला है ना, इस कॉर्निया पे गिरती हैं और इमेज बनती है आपके रेटिना पे। अब इसी चीज़ को अगर मान लो अपन चश्मा नहीं लगा के, ठीक है, चश्मा नहीं लगाएं और इस चश्मा को हटा दें तो हमें ये डंडी भी नहीं चाहिए। अब क्या करें, मैंने यहाँ पर ही वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर आपका जो उत्तल अवतल लेंस होता है वो मैंने इस कॉर्निया पे ही फिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको चश्मा लगाने का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। अब जैसे ही रेज आएगी वो काम वैसे ही करेगी, ठीक है, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होके आपके रेटिना पे इमेज बनेगी। कैसे किस तरीके की आप में पेशेंट के अंदर आंखों में दिक्कत है उसी के अकॉर्डिंग जो है उत्तल अवतल या फिर दोनों का या फिर सिलेंड्रिकल किस तरीके का लेंस है वो यहाँ बना के यहाँ कॉर्निया पे फिट कर दिया जाएगा, यानी चश्मा को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट लेंस का काम होता है। अब क्या है, देखो कॉन्टैक्ट लेंस है क्या, एक्चुअल में क्या है, ये एक इसका जो आविष्कार है ना वो 1962 में चेक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया था। होता है क्या है, ये हाइड्रोक्सी एथिल मेथाक्राइलेट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। होता क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रोक्सी एथिल मेथाक्राइलेट नामक एक पारदर्शी हाइड्रोजेल प्लास्टिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिकांश तो पानी होता है, पानी होने से क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और आपकी आंख की कॉर्निया की और आंख का जो सिलेंड्रिकल जो उभार होता है उसके साथ ये एडजस्ट हो जाता है और ये आंख की सतह पर इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, एक लेथ कटिंग की मशीन होती है, लेथ मशीन बोलते हैं उसको, उसके अंदर इसको मशीन पर इसको काटा जाता है और फिर इसको पॉलिश करके और बाद में पानी में भिगोकर इसको नरम किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो लास्ट 2018 के अंदर जो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई दूध में क्या मिलाएं कि दूध फटे नहीं और ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर जाए, तो ऐसा दूध वाले उसमें क्या मिलाते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन पूछा था। तो ये जो आपका पेपर 2 का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, सॉरी केमिस्ट्री प्लस जो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है जहाँ आँख को डिस्कस किया जाता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आँख पहले पूछी जा चुकी है और आँख एक इम्पोर्टेंट अंग है और ये लेंस जो है वो यूज में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेमा क्या है ना, HEM में हेमा क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कॉन्टैक्ट लेंस का कॉम्पोजिशन क्या है बताइए और ये कैसे काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये इस पे बेस्ड MCQ, देन ये MCQ पे बेस्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका बुक, भाई एक नई चीज़ पकड़ में आई है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण भूकंप और सोने का निर्माण का संबंध, इस पर एक स्टडी हुई है। क्या है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मान लो जो पीजो इलेक्ट्रिक कुछ सब्सटेंसेज होते हैं उन पे जैसे ही दबाव लगाया जाता है ना, प्रेशर लगाया जाता है, तो वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। आप इतनी सी बात याद रखो बस, आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जो कुछ सब्सटेंसेस जिनमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाता है उन पर किसी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, यानी उनको यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रकार की दी जाती है, तो वो ऊर्जा जो है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे, अब ये आपको पता होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से पता होगा, और अगर आप साइंस के नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि E=mc², अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने ये बताया था कि भाई ऊर्जा का ना तो उसे बनाया जा सकता है, ना तो उसे पैदा किया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है, ये साउंड एनर्जी है,
ठीक है, ये माइक के थ्रू और जो मेरी रिकॉर्डिंग डिवाइस है इसके थ्रू और फिर इंटरनेट के थ्रू आपके डिवाइस तक पहुंच रही है। ठीक है, तो मेरी साउंड एनर्जी को ये माइक क्या कर रहा है, उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देन मेरा जो मोडेम है वो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर रहा है। देन आपके एंड पे क्या हो रहा है कि जो आपका मोडेम है या आपका रिसीविंग डिवाइस है वो उस सिग्नल को, उस मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और आपकी जो ईयरफोन या आपके स्पीकर हैं जिनके थ्रू आप ये सुन रहे हो, भले आपकी डिवाइस में है या आपके हेडफोन में है, वो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, थ्रू आउट हम एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरीके से जैसे पानी की मोटर होती है, वो क्या करती है कि आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो इसी तरीके का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा से आपकी विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है एक स्टडी करी और उस स्टडी में ये पाया कि भाई जो भूकंपीय जो गतिविधि होती है ना, भूकंप आते हैं उस दौरान क्या होता है, क्वार्ट्ज होते हैं अंदर, किसमें, धरती के अंदर। ठीक है, उन क्रिस्टल पर पड़ने वाला जो यांत्रिक दबाव है भूकंप की वजह से, उस दबाव की वजह से क्या होता है कि पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न होने से क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है जो उत्पन्न होती है, ये भूगर्भ में मौजूद जो तरल पदार्थ होता है उससे सोने के नैनो कण बना देता है। ठीक है, और ये नैनो कण जो है वो बहुत सारे इकट्ठे होकर एक बड़ा सोने का टुकड़ा बन जाते हैं। ठीक है, ये नई स्टडी आई है। अभी तक ये मान रहे थे कि भाई जो पारंपरिक धारणा थी वो ये कह रही थी कि गर्म तरल पदार्थ होते हैं धरती के अंदर, उनके ठंडा होने से सोना बनता है, तो वो उससे तो बनता ही है। लेकिन इसके अलावा ये एक नई स्टडी हो रही है कि भाई भूकंप जब आता है तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो क्वार्ट्ज के पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज के अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उससे जो लिक्विड है, जो मैग्मा टाइप अंदर बना है, उसके नैनो कण जो है वो सोने में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो कंपोजिशन बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता है, तो उनका संचय होते होते वो क्या बन जाते हैं, बड़े सोने के टुकड़े बन जाते हैं। और इस तरीके से ये नई थ्योरी है कि सोने का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये इस स्लाइड पे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यू है। देन ये इस एमसीक्यू का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAVFWD-200B। ओके, UAV क्या होता है, देखो UAV ये आपके किस में पूछा जा सकता है, देखो ये पेपर 2 के अंदर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें पूछा जा सकता है, प्लस फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। UAV होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल। ओके, मानव रहित विमान। अब क्या है, मानव रहित विमान कौन से होते हैं, ड्रोन, जो आप कैमरा वगैरह में लगा के देख, शूटिंग में आपने देखे होंगे, जो शादी वगैरह में शूटिंग में जो ड्रोन होते हैं वो क्या होता है, मानव रहित विमान ही तो है, उनमें मानव बैठता ही नहीं है, और वो छोटे विमान ही होते हैं। अब उसको थोड़ा बड़ा रूप मान लो आप, बड़ा रूप करने के बाद क्या हो गया, विमान की तरह, जहाज की तरह मान लो। ठीक है, एक मोटरसाइकिल के जितना बड़ा कर लो। अब क्या है, उसके अंदर अगर अपन मान लो जो ड्रोन आपसे पुष्प वर्षा कर सकता है, तो बड़ा ड्रोन बर्म वर्षा क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकता है ना। तो ऐसा ही क्या है, ऐसा एक स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, एक प्राइवेट फर्म के द्वारा बनाया गया है। उस कंपनी का नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया का पहला खुद अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इंडिया का खुद का। इंडिया कुछ आपको अमेरिका का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऐसा बताना है जो इंडिया शायद परचेज करने के मूड में है। ठीक है, शायद इसका ऑर्डर भी दे दिया। तो आप क्वेश्चन के अंदर आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा UAV है जो इंडिया अमेरिका से परचेज करेगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंडिया का खुद का है, स्वदेशी है, तो हमें इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें आयात कम करना पड़ेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सारे कंपोनेंट्स और सब कॉन्फ़िगरेशन इसका इंडिया में किया है, और इंडिया का ये स्टार्टअप है, तो इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो हमारे यहाँ रोज़गार बनेगा। एक हम कोई चीज़ खरीदें और एक यहाँ बनाएंगे तो हम लोगों को रोज़गार देंगे, है ना। हमारा देश खुद मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, समय के बाद हम इसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्षमता क्या है, देखो ये एक मध्यम ऊंचाई और लंबी क्षमता का मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। कैसे, ये मध्यम ऊंचाई यानी इसकी जो रेंज है वो मिडल रेंज है। कितनी है, इसकी रेंज है लगभग 12,000 की ऊंचाई पर ये जो है 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस अधिकतम ही ऊपर कितना जा सकता है, 15,000 फीट की उस पे जा सकता है। ठीक है, हाइट पे जा सकता है। और इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए ज़्यादा बड़े जो, क्योंकि विमान है एक तरीके का मतलब फाइटर जेट की तरीके से है, लेकिन इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है 300 मीटर का रनवे, छोटे रनवे पर भी ये क्या होता है टेक ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर 30 किलोग्राम का पेड लोड ले जाने की क्षमता है। 30 किलोग्राम का पेड लोड मतलब ये मान लो, ड्राइंग मेरी थोड़ी कच्ची सी है भाई, तो आप ये इसके पंख हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर पेलोड है। ठीक है, ये पेलोड आपका क्या हो सकता है, ये पेलोड यहाँ अगर आपको बम वर्षक बनाना है तो बम हो सकते हैं। धरती का अगर आपको ऑप्टिकल ऊपर से इमेज लेनी है तो यहाँ पर कैमरा लगा के ऑप्टिकल कोई डिवाइस लगा दो, है ना। तो ये 30 किलो तक का आपका पेलोड ले सकता है। और पेलोड क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इस पेलोड के अंदर ये 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। और पेलोड सहित ये हाईएस्ट वेट जो टेक ऑफ के टाइम उठा सकता है, मतलब खुद का प्लस पेलोड का, वो 102 किलोग्राम है। यानी 102 किलोग्राम से ज़्यादा वजन होगा तो ये उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अंदर 30 किलोग्राम तक का पेलोड होगा तो 30 इसमें से घटा दो, कितने हो गए बताओ, 72 किलोग्राम का मैक्सिमम इसका वेट हो सकता है। अब आप इसमें 10 किलो लगाओ तो 82 किलो का हो गया ये पूरा प्रोजेक्ट, है ना। और इसका देखो सारा का सारा क्या है, ये इंडिजनाइजेशन है। इंडिजनाइजेशन यानी ये स्वदेशी है। कैसे, इसका डिज़ाइन, एयर फ्रेम, प्रणोदन यानी प्रपल्शन, नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी देश में विकसित है, यानी कंप्लीटली ये इंडिया का ही है। ओके, ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू है और ये इस एमसीक्यू का आंसर है। नेक्स्ट अभी देखो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है, जो भारत की जो सेनाएं हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनके लिए डिफेंस के इक्विपमेंट एक्वायर यानी खरीद के लिए संस्तुति या ऑर्डर प्लेस करती है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, रक्षा मंत्री होते हैं। ओके, तो ये एक रक्षा खरीद परिषद है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या होती है। इन्होंने क्या है 1.45 लाख करोड़ का एक स्वदेशी रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिफेंस की जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना इसका अमाउंट है लगभग। और इससे क्या होगा कि सेनाओं का आधुनिकीकरण होगा, प्लस इसमें क्या क्या जो है, जो अब इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या हम खरीदेंगे। तो 99% जो हम खरीद रहे हैं ना वो इंडिया का ही बना हुआ है, समझे। मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे कुछ भी। जितना भी हम प्रोडक्ट इस ऑर्डर के मिले हैं उनमें 99% इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया है सारा। ठीक है, तो एक तो है इसमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है, FRCV। ये क्या करेगा, ये जो सेना में पुराने T-72 टैंक है ना, उनकी जगह ये रिप्लेस कर देगा, उनको रिप्लेस कर देगा। ये इन टैंकों से एडवांस है, यानी ये टैंक भी है प्लस एक कॉम्बैक्ट व्हीकल भी है। ठीक है, मतलब इसको इनके कंपेयर में इजीली कहीं भी जाना, और इनकी जो मारक क्षमता है वो भी इन T-72 से ज़्यादा है। दूसरा है जी डोर्नियर 228 विमान। ये क्या है, जो नौसेना के जो और जो आपकी तटरक्षक बल है उनका जो गश्ती वाले जो जहाज, हवाई जहाज होते हैं वो वाले हैं ये। ठीक है, जो समुद्र के अंदर निगरानी के लिए काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा है प्रोजेक्ट 17। इसके अंदर स्टील्थ युद्धपोत बनाए जाएंगे। स्टील्थ युद्धपोत मतलब जैसे अभी आज अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो इंडिया ने अपना विक्रम, जो INS विक्रम है, उसको अरब सागर में उतार दिया है, अरब की खाड़ी की तरफ, इस तरफ, है ना, पाकिस्तान पे जो प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टील्थ ये युद्धपोत होगा। स्टील्थ युद्धपोत क्या होता है, स्टील्थ के अंदर क्या होता है कि इसकी जो युद्धपोत होगा या स्टील्थ जहाँ कहीं भी लगेगा, जैसे जहाज अगर स्टील्थ है या हवाई जहाज स्टील्थ है, तो स्टील्थ क्या होती है, उस जो पर्टिकुलर व्हीकल है या जो डिवाइस है, सॉरी जो हथियार है, उस पर एक कोटिंग कर दी जाती है। इस कोटिंग से क्या होता है कि कोई भी रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब दुश्मन देश की रडार जो है वो उस जो स्टील्थ वाला जो युद्धपोत या हवाई जहाज है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो उससे क्या होगा कि वो हमें हमारे जो उपकरण है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उनको नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके की कोटिंग करी जाती है, और वो कोटिंग क्या करती है, जो दुश्मन देश के जो रडार होती है वो जो सिग्नल भेजती है इन पे, वो उनका अवशोषण कर लेती है और उनको वापस नहीं भेजती, यानी उनको परावर्तन करके वापस नहीं भेजती और अपने पास ही स्टोर कर लेती है। जब वापस नहीं जाएगा तो उनके रडार को वापस कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो उस पर्टिकुलर युद्धपोत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, और तीसरा इसके अंदर ये है फॉरवर्ड रिपेयर टीम, ये ट्रैक्ट वाहन है। तो इससे क्या होगा, सेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। ठीक है, ये इस पे बेस्ड MCQ, देन ये इसका MCQ का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई देखो, ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया। ठीक है, इन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है, ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे।
तो उसी में ये थोड़े जो है वो जो न्यूज़ में आ गए थे चर्चा में। इनकी खासियत मतलब बहुत ही अमीर टाइप के लोग हैं ये। इनका देखो मतलब लेविश लाइफ है। इन्होंने क्या है कि ये 58 साल से तो एक इस देश पर राज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, ब्रुनेई की जो राजधानी है वो बांदर शहरी है। बांदर मतलब याद करने के लिए आप याद रखना कि बांदरों की शहरी है यहाँ पर, ठीक है। अपने राजस्थान में कहते हैं ना बंदर को, कहीं बांदर कहते हैं, कहीं बांद्रा कहते हैं, है ना। तो ये बांदर शहरी है, यहाँ बांदर हैं। तो बांदरों के हाथ के अंदर क्या है कि भाई धन ही धन हाथ लग गया है, ठीक है। इसकी अनुमानित जो नेटवर्थ है इनकी, ये पर्सनल है सबकी, इनकी जो सुल्तान है इनकी, ठीक है, $300 बिलियन की नेटवर्थ है। महल है इसको, इसके महल को बोलते हैं इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस, ठीक है। ये और ये दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल है। 7,000 तो महंगी कारें हैं इनके पास, जिसमें 600 तो रोल्स रॉयस हैं, बताओ, ठीक है। 450 फरारी हैं, 380 बेंटले हैं, और एक तो इनके पास रोल्स रॉयस ऐसी भी है जिस पे सोने की परत लगी है। इनका जो महल है उस पर भी शायद सोने की परत लगी है, ठीक है। सोने का प्लेटेड इनके पास निजी बोइंग जेट है, और निजी चिड़ियाघर है जिसमें 30 बंगाल टाइगर हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस देश की यात्रा पर गए थे, और ताकि जो राजनीतिक संबंध हैं उसके 40 वर्ष पूरे होने पे। तो चाहो आओ एक बार इम्पोर्टेंट है ये, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है भाई, इंडोनेशिया के पास, ठीक है। ये रहा ब्रुनेई। ये आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में दिखाता हूँ, ये इंडिया है, ये भारत, हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। और इससे अगर अपन पूर्व की तरफ चलें साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, आसियान वाली कंट्रीज़ में, तो ये रहा ब्रुनेई, ये रहा, ठीक है। ये है ब्रुनेई, ये इसकी राजधानी है बांदरशेरी बेगावन, ओके। तो लोकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है लोकेशन पूछी थी, नेशनल लेवल की पूछ ली, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है इस बार इंटरनेशनल लेवल की पूछेंगे, ठीक है। यूपीएससी में तो पूछते ही हैं, तो लगभग आरपीएससी अब यूपीएससी वाले पैटर्न को अपना रहा है, तो पूरी चांसेस हैं कि पूछी जाए। तो साथ के साथ अपन लोकेशन देखते चलेंगे। तो ये आपका ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये मलक्का जल स्ट्रेट, यहाँ पर आपको सेंट मार्टिन द्वीप मैंने उस लेक्चर में बताया ही था, जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 है, ठीक है। ये मलेशिया या सिंगापुर, ये इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, ओके। और ये ब्रुनेई, इधर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, और ये फिलीपींस जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने यहाँ डिस्कस किया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, है ना। और ये है साउथ चाइना सी, जो चीन जो है वो इसको इस क्षेत्र में जो अपना मतलब आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे, ठीक है भाई। ये हो गया, और ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू है, और ये इस पे एमसीक्यू का आंसर है। आप देख लीजिएगा, आपको अटेम्प्ट करना हो तो। एक सेकेंड, आवाज़ आ रही है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए, आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट है भाई, देखो पैरा ओलंपिक चल रहे थे, तो उनमें एक जो है खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नित्या श्री सुमति सिवन। ये क्या है, पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इन्होंने SH6 जो महिला SH6 है जो कैटेगरी है उसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इन्होंने हराया किसे, अभी जो हमने इंडोनेशिया देखा उसकी जो प्लेयर थी रीना मार्लिन, ये पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, इनको हराया है। तो नित्या जो हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और जो SH6 कैटेगरी है ये छोटे कद वाले खिलाड़ियों के लिए होती है। इन कैटेगरी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। पहले ये क्या है, ये इनको पैरा ओलंपिक या पैरा खेल्स के अंदर जो पैरा जो स्पोर्ट्स है उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, तो चीन के खिलाड़ी हैं लिन डेन से, उनसे ये जो है इंस्पायर हुई, और इन्होंने 2019 में जो है प्रोफेशनली खेलना, पेशेवर खेलना शुरू किया। 2023 में जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, और अभी तक ये कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं। कब तक? लास्ट ईयर सितंबर 2024 तक, ओके। ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू है, और ये इस एमसीक्यू का आंसर। नेक्स्ट है दीप्ति जीवन जी, इन्होंने भी क्या है कांस्य जीता, और हमारे जो स्टेट की जो सुपरस्टार हैं जो राजस्थान से हैं उनका नाम है अवनी लेखरा। वो क्या है जो तीसरा पदक जीतने से चूक गई, इससे पहले 2 पदक तो जीत चुकी हैं वो पेरिस ओलंपिक में, पहले ही बता दूं आपको, ओके। तो दीप्ति जीवन जी कौन है?
ये जो महिला की जो 400 मीटर की जो रेस होती है, जो T20 की जो आपकी कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, पैरा ओलंपिक्स की, उसमें इन्होंने क्या है, कांस्य पदक जीता है। अब T20 की जो कैटेगरी है वो किस टाइप के जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होती है, जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी होती हैं उनके लिए होती है। अवनी लेखरा जी ने है ना, इन्होंने जो 50 मीटर राइफल की जो R3 पोजीशन थी, SH1 वाली निशानेबाजी, उसमें ये जो है 5वें स्थान पर रही थी। इससे पहले ये 1 कांस्य और 1 गोल्ड जीत चुकी हैं अवनी लेखरा जी, ठीक है। और ये टोक्यो में भी गोल्ड जीत के आई थी। तो ये इस प्रकार की पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने किन्हीं 2 लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, पहली तो बात ये। और किन्हीं 2 पैरा ओलंपिक में जो है इन्होंने 3 मेडल जीते हैं टोटल, है ना। गोल्ड टोक्यो वाला, पेरिस वाला गोल्ड, और 1 कांस्य, ओके। और सबसे बड़ी बात यही है कि 22 ही वर्ष की हैं अभी, मतलब इनके करियर में ये, मतलब राजस्थान को भर भर के, हमारे देश को सॉरी, भर भर के मेडल मिलेंगे। बहुत ही मतलब एक्सट्रीम ये सुपरस्टार हैं हमारे स्टेट की, ओके। तो ये आपको मैंने बताई दिया है। इसके अलावा जो है एक है पूजा जटिया, इन्होंने ये तीरंदाजी में ये क्या है, फाइनल में हार गई थी, ओके। और आप एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भाई राजस्थान से जो 10 खिलाड़ी खेलने गए थे ना, आपको उन 10 खिलाड़ियों के नाम, जो पैरा ओलंपिक्स में खेलने गए थे, नेम, मेडल अगर कोई जीता है, और स्पोर्ट्स किससे बिलोंग करते हैं, ये रट के जाना। इनमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, मैं इन 10 खिलाड़ियों का पूरा जो पिछले 1 साल में इनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, इनको जितने भी मेडल्स जीते हैं, या फिर इन्होंने कोई इनको जैसे अर्जुन पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जब मिला है, या महाराणा प्रताप पुरस्कार जो स्टेट वगैरह देती है ना, हमारी स्टेट देती है, तो कितना क्या कुछ इनका अचीवमेंट है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि 2 या 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप कहीं चूक ना जाएं। क्योंकि 2 नंबर में पहले आ चुका है, ये 2018 वाली में अवनी लेखरा जी पे क्वेश्चन तो आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये इस स्लाइड के बेस पे MCQ है, और ये इस MCQ का आंसर है। नेक्स्ट है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ था कि जो एक रेतता पल्ले गांव है प्रकाशम जिले के अंदर, वहाँ पर क्या है, मध्यपुरा पाषाणकालीन के पत्थर मिले हैं, औजार मिले हैं, पत्थर के औजार, ठीक है। तो इसका शोध किसने किया है, ये शोध किया है भाई सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा, और सॉरी, जिसका नेतृत्व किया है अनिल देवड़ा ने। अब देखो ये तो इतना चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन ये है कि भी क्या मिला है। मेन इंपॉर्टेंस इस बात की क्या है कि ये खोज इस धारणा को चुनौती देती है कि पहले ये माना जाता था कि भाई ये पत्थर के औजार होमोसेपियंस ही बना सकते हैं, और होमोसेपियंस से दक्षिण अफ्रीका में। अब हमें मिले हैं, जो चीज़ मिली है वो 1.39 लाख साल पुरानी है। अपन मान ले कि भाई 1.5 लाख लगभग, एक उदाहरण मतलब समझने के लिए, तो 1.5 लाख साल पुरानी है। अब 1.5 लाख साल पुरानी चीज़ इस होमोसेपियंस से पहले ही हमारे आंध्र प्रदेश में मिल रही है, जब तक होमोसेपियंस का तो विकास ही नहीं हुआ था। यानी ये इस बात को बताता है कि भाई होमोसेपियंस से पहले जो मानव के पूर्वज थे ना, उनको भी इन औजारों को निर्माण की पहचान थी, ठीक है। यानी कि ये इस बात को इंगित करता है कि मानव के जो विलुप्त पूर्वज हैं, यानी होमोसेपियंस से भी जो पूर्वज हैं, वो भी जो है हथियार बनाने में सक्षम थे। अब ये थे कौन से, इसका अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है रिसर्च कहाँ छपी है, PLAS I जर्नल में छपी है, ओके। ये इस स्लाइड पे बेस्ड MCQ, देन MCQ का आंसर। नेक्स्ट अभी देखो, नागौर का कांच का मंदिर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागौर का जो मच्छियाँ चौक है, अगर आप नागौर से बिलोंग करते हैं या कभी नागौर गए हैं, ठीक है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ नागौर, जब कभी जाऊँगा तो ये मंदिर जरूर देख के आऊँगा। इसमें क्या है, देखो मच्छियाँ चौक, अगर आप नागौर में आए तो ये कल ही जाके आप देखें इसको, ताकि पेपर में आए तो आपको याद रहे, चीज़ें देखने से ज़्यादा याद रहती हैं। तो मच्छियों चौक में क्या है, नागौर राजस्थान में एक मंदिर है, ठीक है, जो किसको समर्पित है, ये है जो जैन धर्म है उनके प्रथम तीर्थंकर थे भगवान श्री ऋषभदेव, उनको समर्पित है। इसमें क्या है, जो मुख्य, ये 540 साल पुराना मंदिर है, और इसमें जो मुख्य मूर्ति है वो अष्ट धातु की बनी है। जो मूर्ति है वो यहाँ के एक चौरड़िया परिवार है उनके घर में मिली थी, और बाद में उसको वहाँ लाके और मंदिर बना दिया गया, ठीक है। इनको विशेषता क्या है इस मंदिर की, कि पूरे मंदिर में कांच और चांदी की उत्कृष्ट नक्काशी की हुई है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया, कांच का मंदिर, ओके। और इसमें जो हाथी के दांत की नक्काशी वाले इसमें दरवाजे हैं, और एक रहस्यमयी ताला भी उस दरवाजे पे लगा हुआ है।
इसके अलावा इसी मंदिर के अंदर जो भगवान पार्श्वनाथ और आदेश्वर भगवान की भी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा गिरनार, पावापुरी, शत्रुंजय और सम्मेद शिखर जी, ये इंपॉर्टेंट है, सम्मेद शिखर जी के प्राचीन पट हैं। सम्मेद शिखर जी जो है वो जैन धर्म का एक पवित्र पर्वत स्थल है। और ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक माड़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, माल नहीं, माड़। ये जो लय होता है ना, इसका उच्चारण, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका उच्चारण माड़ होता है, माड़, न कि माल। ओके, तो माड़ महोत्सव मनाया जाता है। इसके अंदर जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर सिर्फ यही मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, माड़ महोत्सव में क्या होता है कि भाई जो मंदिर की जो मूर्ति है, जो भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है, उसको जो व्यक्ति माला पहनाता है उसको जुलूस के साथ मंदिर से उसके घर तक छोड़ के आया जाता है। ठीक है, यानी माड़ महोत्सव के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, उस मूर्ति को माला पहनाएगा, फूलों की माला पहनाएगा। जो भी उस माला को पहनाएगा वो पूरे जो है उसको जुलूस के साथ बाद में उसको मंदिर से उसके घर तक उसको जुलूस निकाल कर छोड़ के आया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? जो संवत्सरी होती है ना, उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। अभी संवत्सरी क्या होती है? तो ये पर्यूषण पर्व मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, उसमें संवत्सरी थी और डिटेल में डिस्कस किया है, आप पीछे जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। लास्ट जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें वीक 1 सितंबर 2024। ओके, और ये पूरे भारत में यही होता है। इस मंदिर का प्रबंधन कौन देखता है? तो जैन श्वेतांबर मंदिर मार्ग की ट्रस्ट है वो देखता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे RS मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नागौर का कांच का मंदिर, ठीक है, और उस पर कोई टिप्पणी करिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या इस पर विवरण 5 नंबर में, पूरे ये फैक्ट सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा आप तैयार करके जाना, मैं आपको ये स्लाइड साफ करके दे देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, ये इस स्लाइड पे बेस्ड MCQ और इस MCQ पे बेस्ड ये आंसर। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल वार्मिंग से चीन के वैज्ञानिकों ने क्या, अभी तक हम एक फैक्ट फाइंड आउट किया है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के अंदर से क्या हो रहा है कि चीन सागर, जो अभी ये मैंने बताया आपको, ये रहा चीन सागर, ये है साउथ चाइना सी, ये पूरा चीन सागर है, ये ईस्ट चाइना सी है ना, इधर सी ऑफ जापान है ना, जापान सागर, ये पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर। तो ये चीन सागर है ना, जो इसका ये तट है, एक सेकंड मैं आपको तट दिखाता हूँ। ये जो तट है, ये देखो, तो चीन के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तट का जो तलछट है ना, यहाँ पर क्या है कि चांदी की मात्रा बढ़ रही है। अब हम तो खुश हो गए कि भाई देखो, अभी तक तो ये सुना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान ही नुकसान होता है, पहली बार ये चांदी बढ़ रही है, तो मज़े ही मज़े। और चांदी इतनी महंगी हो रही है, यहाँ से निकाल के शुरू हो जाएंगे हम तो, है ना। तो ये जो तट है, इसका चीन के वैज्ञानिकों ने स्टडी करी है कि यहाँ चांदी की मात्रा बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है वो अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्यों बढ़ रही है भाई, बताओ। देखो क्या है, स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है कि देखो इधर बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना। ये देखो समुद्र जो होता है, ये समुद्र है। अब चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई अगर यहाँ बढ़ रही है तो सभी समुद्र तल छट में बढ़ रही होगी, कारण कि ये जो यहाँ से चीन से कुछ नदियाँ इधर आ रही होंगी, है ना, मेकोंग और ये सब, ये नदियाँ यहाँ आती हैं, अपने साथ तल छट से पानी लेके आती हैं। यहाँ ये इधर हिमालय है, ठीक है। अब ये पानी लेके आएंगी तो यहाँ डेल्टा वगैरह का निर्माण करेंगी। तो धरती जो ये जो यहाँ से पानी बहता है, तो इसके साथ ये क्या करती है, मृदा अपरदन के साथ कुछ शरण करते हुए आती है और धातुओं के छोटे छोटे कण साथ में लेके आती है। अब इन समुद्र के अंदर क्या है, जो ये समुद्र है इसके अंदर जलीय जीव पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इन धातुओं का, जो पानी के अंदर जो धातु आती है उनका अवशोषण करते हैं ताकि पानी साफ़ हो। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपन अगर आप एनवायरनमेंट आपने पढ़ लिया हो तो उसके अंदर जैसे आता है बायो रेमिडिफिकेशन, है ना, कि जल को साफ़ करने के विभिन्न तरीके, पौधे लगाए जाते हैं, कीटाणुओं के थ्रू भी पानी को साफ़ किया जाता है। एक सिर्फ छानने से ही पानी साफ़ नहीं होता, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये जीव जो है, सूक्ष्म जीव जो है वो क्या करते हैं, कीटाणु क्या है, ये जो समुद्री जीव जो हैं ये
उन धातुओं का अवशोषण करते हैं। अब इनके जब ये समुद्री जीवों का जीवन काल पूरा हो जाता है तो वो मर जाते हैं और वो इस पानी की तलछट में बैठ जाते हैं। अब तलछट में बैठने के बाद क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है और वो जो धातु है वो समुद्र के तलछट के अंदर बैठ जाती है, जम जाती है ना। और अब इन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, ये पहले भी था, लेकिन 1850 के बाद इसके अंदर क्या है कि जो तलछट के अंदर चांदी जो जमा हो रही है ना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। चीन के वैज्ञानिकों ने इस तट को रिसर्च किया है, ठीक है, कि तलछट में जो चांदी बढ़ गई। अब 1850 के बाद बढ़ी है तो, और औद्योगिक क्रांति भी 1850 के बाद हुई है, और जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो भी 1850 औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ है। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वो औद्योगिक क्रांति के कारण जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उससे समुद्र के तलछट में चांदी की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक तरीके से ये जो अगर इन्होंने एक स्टडी मतलब रिसर्च दे दी कि भाई अगर किसी समुद्र तट के अंदर 1850 के बाद चांदी या धातुओं की किसी कुछ सूक्ष्म धातुओं की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम आ सकती हैं उनके कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इट मीन्स ये है कि भाई वो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। अब आइए अपन इसको स्लाइड पे देख लेते हैं। तो चीन के वैज्ञानिकों ने हैफई यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्होंने ये किया, इन्होंने कहाँ कराई है, चीन सागर के अंदर। और इन्होंने बोला है कि 1850 की जो औद्योगिक क्रांति थी उसकी शुरुआत के बाद से ये तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। तो इससे कारण क्या माना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। तो इन्होंने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चांदी के जो भंडार हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब क्या कैसे होता है ये जो मैंने आपको बताया वो सारा यहाँ सिस्टमेटिक मैंने लिख दिया है कि चांदी की भूमि से बारिश के पानी के साथ बहकर समुद्र में पहुँचती है और समुद्री जीव इसे सोखते हैं और मरने पर यह तलछट में जमा हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इस प्रक्रिया को और तेज़ कर सकती है, ठीक है। चिंता क्या है कि समुद्री जीवों के लिए ये खतरनाक हो सकती है ना, क्योंकि देखो हर चीज़ का अपना एक इकोसिस्टम है, तो समुद्र का भी एक अपना इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इस पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा और डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस बिगड़ेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। इसके अलावा चांदी के अलावा अगर और रिसर्च करी जाए तो कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये इसके कॉम्पोजिशन भी इनका कहना है कि भाई बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी थी, आप इसको याद रखें। जहाँ भी अगर आपको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अगर मेंस में कहीं लिखना पड़े, जलवायु परिवर्तन से कोई बात रिलेटेड बात लिखनी हो तो इस फैक्ट को याद रखें। अच्छी स्टडी है, ये काम आएगी, आपको एज देगी अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में। ओके, ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये MCQ का आंसर है। नेक्स्ट है भारत ब्रुनेई। ब्रुनेई अभी मैंने बताया था, तो जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो वहाँ यात्रा पे गए थे, ठीक है। तो 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा करी। बांदरसेरी इस देश की जो है वो राजधानी है और द्विपक्षीय जो है बैठक हुई। ओके, और यहाँ पर क्या है कि कुछ समझौते हुए हैं, किससे संबंधित, एक तो विमान सेवा शुरू करेंगे, किन किन के बीच, चेन्नई और बांदरसेरी के बीच एक सीधी उड़ान शुरू करेंगे। इसके अलावा रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों ने आपस में सहयोग देने की सहमति करी है। इसके अतिरिक्त क्या है, अंतरिक्ष में भी सहयोग देंगे। कैसे, इसके रिगार्डिंग क्या बात कही गई कि भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी और ब्रुनेई के जो परिवहन मंत्री, उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसमें, उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन हेतु उसके लिए MOU साइन हुआ है। क्या हुआ, देखो कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके बाद वो ऐसे ऐसे मूव करता है। जो अपन, अगर आपने चंद्रयान वगैरह का देखा होगा तो स्क्रीन पे जो मूव करते हुए दिखाई देता है तो वो टेलीमेट्री ट्रैकिंग होती है उसकी, ठीक है। तो इंडिया के पास इसकी अच्छी मतलब जो है कैपेसिटी है और अच्छा रिसर्च सेंटर है। अब आपको ये बताना है कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग होती कहाँ से है, तो कर्नाटक का हासन है, वहाँ पर इसकी इस चीज़ का इसरो ने सेंटर बना रखा है। वहाँ से जो है सैटेलाइट और जो आपका जो प्रणोदक यान होता है, PSLV, GSLV, SSLV वगैरह, उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि ये सही पाथ पे चल रहा है कि नहीं पर चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि हम आपको, अगर आप ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, हमें अनुभव है इस चीज़ का। ओके, सामरिक महत्व क्या है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की दो पॉलिसी है ना, एक तो एक्ट ईस्ट और एक नेबर फर्स्ट पॉलिसी है ना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर कार्य करो की जो नीति है, और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई एक अहम साझेदार है। कैसे है ये देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन में है ब्रुनेई, है ना। ये आपका यहाँ रहा ब्रुनेई, ये देखो, ठीक है। तो ये भारत, ये एक्ट ईस्ट यानी पूर्व की ओर, पहले थी हमारी लुक ईस्ट, उसको
जो करंट गवर्नमेंट ने चेंज करके कर दिया कि एक्ट ईस्ट, कि कब तक देखेंगे, अब काम करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रुनेई है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और जो इंडो पैसिफिक जो इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक विजन में कौन क्या क्या है, देखो इंडो पैसिफिक विजन में है ये वाला इंडिया, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये आपका इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशन, इसको मिला के तो ये भारत की जो दो नीति हैं उन दोनों के अंदर ये जो है महत्वपूर्ण साझेदार है, जो भारत की दोनों विदेश नीतियों के परिप्रेक्ष्य में। ओके, और दूसरा क्या है कि भारत ने आसियान देशों में शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन और हवाई उड़ान की आज़ादी दी है। उड़ान की आज़ादी और विकासवाद का समर्थन, विस्तारवाद का नहीं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब ये है कि भाई जो ये एरिया है ना, यहाँ पर चीन अपनी दादागिरी छांटने की कोशिश करता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम विकास के लिए अगर आप कोई कुछ यहाँ करते हो तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन विस्तार के लिए चीन अपना कहता है कि भाई ये साउथ, जो आपका साउथ चाइना सी है ये भी हमारा है, ये समुद्र भी हमारा है, यहाँ का व्यापार के अगर नियंत्रण भी हमारा है, और वो सब भी मतलब अभी आपको मैंने बताया वो स्टडी करी है इन्होंने। तो भाई तुम वियतनाम के कोस्ट पे क्यों स्टडी कर रहे हो, ये तुम्हारा एरिया थोड़े है ना। तो इस तरीके की चीन की जो दादागिरी है उसको कम करने के परिप्रेक्ष्य में चीन पर इनडायरेक्टली कमेंट करते हुए मोदी जी ने बोला कि हम विकास का तो, विकासवाद का तो समर्थन करते हैं, लेकिन विस्तारवाद का समर्थन कतई नहीं करते, ये भारत की पॉलिसी में नहीं है। ओके, तो ये भारत ब्रुनेई द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर जो कंटेंट था। आगे बढ़ते हैं, ये एमसीक्यू और ये आंसर। इसके अलावा देखो राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने जो है पैरा ओलंपियन है, उन्होंने क्या है कांस्य पदक जीता है, किसमें, जेविलियन थ्रो में। ये जेविलियन थ्रो के प्लेयर हैं। ओके, 65 मीटर से अधिक दूरी तक इन्होंने भाला फेंका है। ठीक है, और इनके जो कोच हैं उनका नाम है महावीर सैनी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और सुंदर गुर्जर जी तो इंपॉर्टेंट है ही, इनके साथ ये महावीर सैनी जी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान के हैं, इनके जो कोच हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ कस्बा है एक, अगर आप जानते हो तो, सूरतगढ़ कस्बे के ये निवासी हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्डी हैं। इनको पहले भी, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करी है और उन्होंने अच्छे मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक में भी ये सुंदर गुर्जर जी के कोच थे। सुंदर गुर्जर जो खुद जो है वो करौली जिले से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर गुर्जर जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान से जो एक पैरालंपियन है, वो जो पिछले खेलों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया जी। वर्तमान में वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। वो भी राजस्थान से हैं, वो राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे से हैं। ठीक है, तो पैरालंपिक में राजस्थान का बहुत बड़ा मतलब होल्ड है। तो आपको जो अगर खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पैरालंपियन से ही संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको पैरालंपिक से रिगार्डिंग सारे फैक्ट अच्छे से तैयार करके जाना, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। भले ही खिलाड़ी ने कोई मेडल नहीं जीता हो तो भी अगर उन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लिया तो उन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू और ये एमसीक्यू पे बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण जीता है और एक गोला फेंक के खिलाड़ी हैं कौन, सचिन जी, उनने रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह ने क्या करा है कि ये पुरुष रिकर्व में ओपन तीरंदाजी में पोलैंड के लुका सिजेक को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। ये इनका क्या है, लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक है। इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था ना 2020 वाला, उसमें भी कांस्य पदक जीता था। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक बोलते 2020 है जबकि हुआ 21 में था। क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था ताकि, लेकिन नाम फिर भी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, और तो अब रजत पदक किसने जीता है, जो सचिन सर्जेराव ने जीता है। ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, ये शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के खिलाड़ी है। इनकी कैटेगरी कौन सी है, F46 है। ओके, इन्होंने एक एशियाई लेवल का कीर्तिमान बना दिया। क्या, इन्होंने 16.32 मीटर का गोला दूरी पर गोला फेंका, जो इनका खुद का ही पिछला जो रिकॉर्ड था ना 16.30 का, इनको इन्होंने खुद ने ही ब्रेक कर दिया। किसी और की हिम्मत ही नहीं हुई ब्रेक करने की, मतलब कैपेसिटी ही नहीं थी, इनने खुद ने ही कर दिया। ओके, और जो हरविंदर सिंह जी है, ये हरविंदर सिंह जो है फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पैरालंपिक के पहले तीरंदाज बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इन दोनों के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ये एमसीक्यू और ये एमसीक्यू का आंसर। नेक्स्ट है शॉर्ट पुट के, जो अभी मैंने बताया आपको सचिन, है ना। इसके अलावा क्या है, जेवेलियन थ्रो की F46 कैटेगरी में अजीत ने भी रजत पदक जीता है। हमारे सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, और
जो F46 में रजत, इस कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रजत पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय एथलीट हैं। देखिए सुंदर गुर्जर जी की शायद कैटेगरी अलग थी इसमें, जो सॉरी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो जो अलग अलग मैंने आपको कैटेगरी बताई थी लास्ट लेक्चर में कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे सुमित अंतल जी है वो F64 में भाला फेंकते हैं, उनकी कैटेगरी कौन सी है F64, यहाँ कौन सी है F46। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग मेडल होते हैं, ठीक है, अलग अलग उसी तरीके की क्योंकि पैरालंपिक खिलाड़ी दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें किस अंग में दिव्यांगता है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है सभी खिलाड़ियों को फाइट करवाया जाता है, उनका मैच करवाया जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि उनमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं होगा और कुछ एक किसी को बेनिफिट होगा और किसी को नुकसान हो जाएगा, है ना। शॉर्टपुट में जो सचिन जी मैंने बताया, उन्हें 40 साल बाद, इनसे पहले किसने जीता था शॉर्टपुट में मेडल, जोगिंदर सिंह बेदी ने जीता था, कब, 1984 में। उसके बाद ये पैरालंपिक शॉर्टपुट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। इससे पहले पुरुष एथलीट हैं, महिला एथलीट कौन है, दीपा मलिक जी, जो पहले क्या थी, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष थी, उन्होंने 2016 में जो है मेडल जीता था, ठीक है। अभी तक टोटल 3 मेडल इसमें शॉर्टपुट में आए हैं, जोगिंदर सिंह बेदी और दीपा मलिक और आपके जो सचिन जी, है ना। इन महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह यादव जी, उन्होंने पुरुषों की जो F64 भाला 46 सॉरी भाला फेंक जो स्पर्धा है उसमें 65.62 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। ये जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ओके। ये MCQ और ये MCQ बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भी शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार का एक संस्था है सेबी, सेबी आपके सिलेबस में भी है तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। तो शेयर बाज़ार एक्चुअल में क्या होता है, देखो शेयर बाज़ार वह स्थान होता है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी उनका व्यापार होता है, ठीक है। इन शेयरों की जो कीमत है, जो मूल्य है, वो किसके आधार पर निर्धारित होता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। अब इस मार्केट को रेगुलेट, इसका नियंत्रण जो नियामन कौन करता है, वो करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में जो बताना है क्वेश्चन कि भाई इसके वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जो बुच थी उनको तो हटा दिया है, उसके बाद नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, तो आपको बताना है कि एट प्रेजेंट जो है वो सेबी का चेयरपर्सन कौन है, सेबी को कौन लीड कर रहा है, उसके वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। सेबी का काम क्या है, देखो बाजार को नियंत्रित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। पहला क्या है, बाजार को, कौन सा बाजार, जहाँ शेयर बाजार, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, है ना। और निवेश जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बेनिफिट्स को सिक्योर करना, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना यानी पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जोखिम प्रबंधन करना, कोई रिस्क जो है उसको मैनेज करना, ठीक है। बाजार विकास को बढ़ावा देना यानी जो शेयर मार्केट का जो मार्केट है उसको और ज़्यादा डेवलप करना। इसी में एक जो है कुछ 2 टर्म ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखो एक तो है निफ्टी और एक है ब्लू चिप स्टॉक्स। निफ्टी क्या है, निफ्टी एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है NSE, उस पर आधारित प्रमुख शेयर बाजार का एक इंडेक्स है, सूचकांक है ना। इसमें क्या है, 50 बड़े शेयर जो हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है और उनकी वैल्यू के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी जो स्टॉक जो है उसके अंदर जो है वेरिएशन होता है। तो ये क्या करता है, ये बाजार के प्रदर्शन को मापता है ना, ये कि बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, जो कोई कुछ कंपनियां होती हैं जिनके शेयर जो हैं वो बड़े और स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत होते हैं, यानी जिनके फेल होने या गिरने की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है वो, और अपने क्षेत्र में जो अग्रणी होते हैं उन जो शेयरों को मिलाकर जो स्टॉक बनता है ना, उस स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। ये आमतौर पर क्या होता है, ये स्थिर होता है। तो अगर किसी को सेफ गेम खेलना होता है शेयर मार्केट में तो वो ये कम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है, इसमें ज़्यादातर लोग निवेश करते हैं, ओके। ये सेबी पे बेस्ड MCQ और ये उसके MCQ का आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लें और इसका भी ले लें। नेक्स्ट है, देखो राजस्थान के अंदर क्या हुआ है कि सोने के भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं, 4 जिलों में मिले हैं। अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है लेकिन जल्दी शुरू कर दिया जाए। कौन कौन से 4 जिलों में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, दौसा में और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में कहाँ मिला है, भूकिया जंगपुरा, कांकरिया, देलवाड़ा और पंचमाउरी, ठीक है। उदयपुर में डगोचा में, दौसा में डाणी बसेड़ी के अंदर मिला है, डूंगरपुर के अंदर जो बारकुंदी क्षेत्र है वहाँ पर मिला है। यहाँ क्या है, ये सब गोल्ड के भंडार मिले हैं। मात्रा और मूल्य के हिसाब से अगर देखें तो ये देश के अंदर जितने गोल्ड भंडार है उसका 25% भंडार होने का अनुमान है, यानी देश का 1/4 सोना हमारे राजस्थान में ही पड़ा है। और राजस्थान को आपको पता ही होगा, है ना, राजस्थान को क्या कहते हैं बताओ, धातुओं का अजायब घर, है ना, मिनरल्स का अजायब घर। अजायब घर यानी मतलब म्यूजियम टाइप,
इतनी चीज़ें हैं, इतने मिनरल्स हैं राजस्थान के अंदर। कितने मेजर हैं, कितने मिनरल हैं, वो माइनर हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ साथ में कमेंट सेक्शन में, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि भाई कौन से मिनरल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान उनका एकमात्र उत्पादक है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बताना है कि जिप्सम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप। और अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग लिख के बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाकायदा वो चेक करके भी बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या नहीं है। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बताएं, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिख के, भले फ़ोटो खींच के कागज़ से आप पोस्ट कर दें कमेंट सेक्शन में, तो भी मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ओके। तो 25% है ये राजस्थान में जो सोने का भंडार मिला है। पूरे देश के जो भंडार है उसका 1/4 है। और बिहार के अंदर क्या है, जो 44% जो जितना सोना मिलता है उसमें 44% सिर्फ बिहार में है। तो इसी के साथ बिहार जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। वैल्यू अगर देखें, इसका मूल्य देखें, जो राजस्थान में भंडार है उसका 1.16 लाख करोड़ रुपए का भंडार है। अभी क्या है कि जो उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बांसवाड़ा का जो भूकिया जंगपुरा में जो क्षेत्र है उसकी नीलामी हो चुकी है, यानी ब्लॉक को जो है उसकी नीलामी हो गई है। अगले 24 में यानी 2 साल के अंदर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2024 की। उस समय के अंदर क्या था कि कांकरिया बांस जो बांसवाड़ा का है उसकी, और डागचा जो उदयपुर का है डगोचा, उसकी भी नीलामी होनी, मतलब नीलामी होने, ब्लॉक जो है वो उनका ऑक्शन होने वाला था। ठीक है। इस अगर जहाँ सोना मिलता है ना उसके साथ साथ क्या होता है कि सह खनिज भी मिलता है। मतलब सिर्फ सोना थोड़ी होता है, जहाँ चांदी मिलती है तो वहाँ क्या मिलता है, जस्ता भी मिलता है। उसी प्रकार सोने के साथ कुछ चीज़ें और मिलती हैं, जैसे वो भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। कौन सी, जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये भूकिया जंगपुरा क्षेत्र में मिले हैं। इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा कि ये खनिज निकलेंगे और इन खनिजों का उत्पादन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल, बैटरी, एयरबैग जैसे उद्योगों में यूज़ होता है। तो ये उद्योग क्या होंगे, वहीं लगेंगे जहाँ कच्चा माल मिलेगा। तो राजस्थान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, है ना। और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जो ओवरऑल क्या होगा, स्टेट की ग्रोथ बढ़ेगी। और जो हमारी स्टेट का जो टारगेट है $350 बिलियन, है ना, कब तक, 2030 तक, उसको अचीव करने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान जो बांसवाड़ा है उसमें आर्थिक विकास एक्सट्रीम होगा। ये ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो तो और अच्छा होगा। तो उस क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं और ज़्यादा होंगी। और वहाँ के क्षेत्र का जो है वो अभी जैसे कृषि आधारित ज़्यादा है, तो वो मिनरल्स और उस पर होने पर उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तरक्की आएगी, अल्टीमेटली बात ये है। ठीक है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत में कुल खोजे गए स्वर्ण भंडार का लगभग इतना ही मीट्रिक टन सोना है, जबकि विश्व भंडार 54,000 मीट्रिक टन का है। यहाँ हमारे यहाँ कितना है, लगभग 650 मीट्रिक टन। तो मुख्य खनन जो सोने का जो है वो भारत में कहाँ होता है, वो कर्नाटक में होता है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये एमसीक्यू और ये एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट भाई, जो मोदी जी ने, मैं आपको बताया था कि ब्रुनई गए हुए थे, तो ब्रुनई से वो लौटते वक्त सिंगापुर भी चले गए। और सिंगापुर के अंदर भी उन्होंने क्या है, भारत और सिंगापुर के जो अंदर जो है एक सहयोग समझौता किया है। किस किस से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जो है उन समझौतों का फोकस है। आइए पहले सिंगापुर की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये तो था ब्रुनई, है ना, ये रहा ब्रुनई। ओके। और ये यहाँ पर है आपका सिंगापुर, ये सिंगापुर। ठीक है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका इम्पैक्ट सिंगापुर पे सबसे ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि ये निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो उन्होंने टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा दिए, तो उससे इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनके कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई खुद का जो है लोकल लेवल पर डिमांड क्रिएट करो, ताकि डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पे कम हो निर्यात के रिगार्डिंग, है ना। ये अब देखिए, यहाँ से अगर अपन वापस आएंगे, ये हमारा प्यारा देश भारत, ये ब्रुनई से अगर वापस आएंगे तो यहाँ से आ गए मोदी जी सिंगापुर, और सिंगापुर से आ जाएंगे आपके इंडिया, है ना। तो ये सिंगापुर है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो दौरा किया। और ये आपको मैंने बताया, ये मलक्का जल स्टेट, यहाँ कोक्स बाजार आइलैंड है जो चीन डेवलप कर रहा है। इसके बाद सेंट मार्टिन है, ये इधर आपका म्यांमार, है ना। और यहाँ हमारे अंडमान और निकोबार हैं इस तरफ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन साथ के साथ देखते रहिए, मेंस के अंदर पूछे जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इंडिया ने और सिंगापुर ने क्या है, 4 समझौते किए हैं। तो इन समझौतों पे जो है साइन किसने कराया, इंडिया की तरफ से तो
नरेंद्र मोदी जी और प्रधान यहाँ के सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, लॉरेंस वोंग। ओके, तो फर्स्ट समझौता किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से। तो ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, तो सेमीकंडक्टर क्लस्टर का डेवलपमेंट करेंगे, चिप्स का जो डिज़ाइनिंग होगी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सेकंड है डिजिटल तकनीक पे बेस्ड, यानी 5G, साइबर सुरक्षा, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सुपर कंप्यूटिंग, ये सब साइबर सिक्योरिटी, AI, ये सब आपके सिलेबस में है ना। तो ये जो उभरती तकनीक है उनमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। थर्ड है भाई श्रमिकों और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों का कौशल विकास करेंगे, यानी उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, किसका, लेबर का, और IT प्रोफेशनल्स जो हैं उनके, है ना, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। फोर्थ इन्होंने करा है हेल्थ के सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में क्या करेंगे कि भाई स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनुसंधान, रिसर्च और जो इनोवेशन, R&D जो करनी है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, मानव संसाधन का जो विकास करना है, उसमें एक दूसरे का ये सहयोग करेंगे। यानी एक दूसरे का सहयोग का मतलब क्या हो गया कि भाई इंडिया को जो आता है और सिंगापुर को जो आता है, जो तुम्हें आता है वो हमें बताओ, जो हमें आता है हम तुम्हें बताएंगे। जैसे मान लो कि भाई सेमीकंडक्टर को लेते हैं, सेमीकंडक्टर पे इंडिया ने किसी, मान लो कोई पूरा डेवलप करने के लिए 3 चरण होते हैं, इंडिया ने पहले चरण पे काम कर लिया और अब ये दूसरे चरण पे करने वाले थे, ठीक है। सिंगापुर ऑलरेडी 3 चरणों पे काम कर चुका है, तो एक तो हम जीरो से शुरू करें, वो कहेगा कि भाई ये गलतियाँ हमने करी थी, ये तुम ना करो, तो ये हमें पहले चीज़ें पता लग जाएगी। एक तो होता है गलती कर करके सीखो, एक होता है दूसरे की गलती से सीखो। अब दूसरा हमें गलती के बारे में बताएगा ही नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा नेशनल लेवल पे, है ना। तो ये अपनी गलतियाँ और जो इन्होंने सुधार किए वो हमें बताएंगे, ताकि हमारा डेवलपमेंट जो है फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो, है ना, थोड़े टाइम में जल्दी अच्छे से हो जाए। इसीलिए ये समझौते इस तरीके के किए जाते हैं, ठीक है, ताकि दोनों देशों को बेनिफिट हो, एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप स्टडी करते हो ना, उसी तरीके की चीज़ें हैं ये MCQ और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है भाई क्लब थ्रो। क्लब थ्रो एक खेल होता है जो पैरालंपिक में खेला जाता है, उसमें धर्मवीर जी हैं, उन्होंने भारत का पहला स्वर्ण जीता है इस क्लब थ्रो के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। कब, कौन सी कैटेगरी, F51 कैटेगरी, याद रखना। क्या जीता, स्वर्ण पदक। किसने, धर्मवीर ने। कहाँ के हैं ये, हरियाणा सोनीपत के। क्या किया इन्होंने, 34.92 मीटर का थ्रो किया है। ये एक नया एशियाई रिकॉर्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि पैरालंपिक में भारत का क्लब थ्रो स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको याद रखना। मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है। ये इस पे बेस्ड आप MCQ है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ, तो ये इस MCQ को लगा लेना और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये सितंबर का है, तब ये कह रहे हैं कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है। अब संभावना नहीं, घोषित हो चुका है कि 2024 सबसे ज़्यादा गर्म है। और जिस तरीके से अप्रैल 2025 में गर्मी पड़ रही है, तो मैं अभी से घोषित कर रहा हूँ कि 2025 इस अब तक की सबसे गर्म वर्ष होगा, क्योंकि 23 में था। तो इस तरीके के प्रेडिक्शन तो अपन भी कर सकते हैं भाई, पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं बिना किसी स्टडी के, क्योंकि अनुभव ही इतना हो गया है। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी मतलब हालत ख़राब है राजस्थान में, है ना, और अप्रैल में ही पड़ रही है, जबकि ऐसी गर्मी तो जून में होती है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई सर्दियों के अंदर एंड तक ये सबसे गर्म रहने वाला ही है ना। और कल को अगर नहीं रहे तो मतलब आके मेरा गला मत पकड़ना, मजाक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कारण क्या बताया है भाई, वैज्ञानिकों ने जो कारण बताया है वो ये बताया कि जलवायु परिवर्तन, जो मैंने भी बताया अभी, इस तरीके से मैं भी वैज्ञानिक हूँ, ठीक है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस ये जलती हैं, तो इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, कार्बन मीथेन, वो सब ग्रीन हाउस इफेक्ट और वो सब चीज़ें आप पढ़ते ही हैं। अल नीनो का प्रभाव, हालांकि वो उस समय तक बाद में समाप्त हो गया, तो इन वजह से भी ये सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा था, ठीक है। ये MCQ और ये MCQ का आंसर। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया। ये मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा अचीवमेंट है। किसने बताया ये, नेचर जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, उसके अकॉर्डिंग भारत पूरे साल 93 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा का उत्सर्जन करता है और इसी के साथ सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन है, नाइजीरिया, और थर्ड पर कौन है, इंडोनेशिया। ओके, प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन का 69% हिस्सा सिर्फ 20 देशों से आ रहा है पूरी दुनिया में, समझे आप बात। और भारत में अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन प्रतिदिन 0.12 किलोग्राम प्रतिदिन है, यानी आप और मैं प्रतिदिन 120 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको हम ख़त्म करें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके प्लास्टिक ना यूज़ करें। अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है तो ऐसा यूज़ करें जो रिसाइकल हो पाए, जैसे पॉलीथीन वगैरह का यूज़ नहीं करें,
75 माइक्रोन से ज़्यादा का जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल होता है, तो 75 माइक्रोन से ज़्यादा के ही जो पॉलीथीन्स हैं वो यूज़ करें। और प्लास्टिक वेस्ट को रोकने करने इन पे क्या करना चाहिए, पूरा एक टॉपिक है ये। अगर आप कहो तो मैं इस पर पॉडकास्ट भी ला सकता हूँ और एक अलग से वीडियो भी, लेक्चर भी बना सकता हूँ पूरी इस पर, क्या एक्ट कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या हो रहा है ना इंडिया और राजस्थान के रेस्पेक्ट में। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहो तो मैं ले आऊँगा, अदरवाइज़ तो इतना कंटेंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो जनमत सर्वेक्षण से ये पता लगा है। ठीक है, यूके के साथ इसकी जो है तुलनात्मक, यूके के अंदर एक कानून है जिसके तहत क्या है कि भाई नदियों में को प्रदूषित करने वाली जो सीवरेज कंपनी है ना, उनके मालिकों को जेल भेजने का भी कानून जो है वो बनाने जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए तो क्या है, देखो जो राजस्थान का गंगानगर वाला ज़िला है या पंजाब का ज़िला है या हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ क्या है नदियों के अंदर प्रदूषित जल आ रहा है। जो लुधियाना और जलंधर उस तरफ जो नदियाँ हैं जहाँ से ये नहरें निकल के, इंदिरा गांधी नहर और ये गंग नहर वगैरह आती हैं, उनके अंदर क्या फैक्ट्रियों का जो वेस्ट वाटर है वो उन नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे क्या होता है, फसलों के अंदर सिंचाई उस गंदे पानी से होगी, तो नेचुरल सी बात है जैव आवर्धन से वो फसलें उन प्रदूषकों का अवशोषण करेगी और उन्हीं प्रदूषकों को जो है वो फसलें का जो प्रोडक्ट हम खाएंगे, जो सब्जियाँ और फल वगैरह हम खाएंगे, तो हमारे अंदर भी वो केमिकल जाएंगे और इसी वजह से क्या होगा, रोग होगा। इसी कारण क्या हो रहा है कि पंजाब और जो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, है ना। हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र है, उसका मैं उस क्षेत्र में एक गांव एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई उस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट है। और बठिंडा से बीकानेर के बीच में एक ट्रेन चलती है बाकायदा, उसको तो कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जबकि है वो एक सिंपल पैसेंजर ट्रेन। उसमें क्यों, क्योंकि बीकानेर के अंदर कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज करवाने बठिंडा तक से लोग आते हैं, तो वो उस ट्रेन को यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, इसीलिए उस ट्रेन का नाम पड़ गया है कैंसर ट्रेन। ओके, ये इस पे बेस्ड MCQ और ये इस MCQ का आंसर। नेक्स्ट है जी पार्वती काली सिंध चंबल ERCP परियोजना। ये अपन अगर ये जो इस साल का 25 का करंट अफेयर करेंगे ना, तो ये डिटेल में आ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या है, राम जल सेतु, राम जल सेतु परियोजना, लिंक परियोजना जिसको होता है, सेतु हो गया। रा स्टैंड्स फॉर राजस्थान और मैं स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न आ सकता है कि राम जल सेतु में रा और मैं क्या है ना। तो रा एक नंबर का आ सकता है, राजस्थान बताना है, और 2 नंबर में 1 नंबर का आ सकता है आपका मैप स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश। ओके, तो ये एक जो है संशोधित लागत का पूर्वानुमान अनुमान वगैरह चेंज किए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब बहुत चेंजेस हो चुकी हैं चीज़ें। तो वो जब अपन ये बजट वाला करेंगे ना, मार्च वाला, जो वीकली और मंथली और क्वार्टरली करंट अफेयर, उसमें मैं ये राम जल सेतु आपसे डिस्कस कर लूँगा। ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखो, पैरालंपिक में होकाटो होतेजो सेमा जो थे ना, उन्होंने शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई ये नागालैंड के खिलाड़ी हैं और ये नागालैंड का पहला कोई जो है पैरालंपिक का पदक है। इम्पोर्टेंट बात ये है। तो पिछली बार जैसे मेघालय की DGP का पूछा गया था इम्पोर्टेंट पर्सन में पेपर 3 के अंदर, तो इस बार ये पूछा जा सकता है होकोटो होतेजे। क्यों, क्योंकि ये ऐसी स्टेट से हैं जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, प्लस ये इस स्टेट ने पहली बार कोई पैरालंपिक जीता है। किस खेल से संबंधित है ये, तो ये शॉर्ट पुट से संबंधित है ना। कौन सी कैटेगरी, F57। और कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। क्या किया इन्होंने, शॉर्ट पुट क्या होता है, गोला फेंक। तो इन्होंने क्या है 14.65 मीटर का अपना थ्रो किया। कौन से प्रयास में, चौथे प्रयास में। तो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली है नागालैंड के पहले पैरा एथलीट हैं। आओ एक बार नागालैंड की लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा प्यारा नागालैंड, है ना, ये देखो दिख रहा होगा। तो ये तो बांग्लादेश जहाँ बछड़ मची पड़ी है, ठीक है। ये अब इनकी जो हमारी स्टेट जो इन्होंने जाके बकवास फैलाई थी चीन के सामने कि भाई वो लैंडलॉक है उनके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, आप आ जाओ इन्वेस्ट कर लो, तो उसका जवाब हमारी जो सरकार ने दे दिया था, है ना। तो ये त्रिपुरा, इंडियन स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, ये नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ, और जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र ऐसे मुड़ती है। फिर ये असम, ये मेघालय। तो कितनी स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 सिस्टर्स ये हो गई। इसके अलावा इधर आएंगे, ये आपका चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, और अरे
पृथ्वी घूमती बहुत जल्दी है। ये बेस्ट बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, ये चीन, और ये आपको पता ही है सबसे घटिया लोगों में से जो लोग यहाँ रहते हैं, है ना, जो आतंकवादी हरकत करते हैं वो वाले घटिया लोग। ठीक है, चलिए ये इस पे बेस्ड MCQ और ये स्पष्टीकरण। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सांबर झील के पास है ना, हम लेक टूरिज्म बढ़ाने तो टेंट सिटी का विकास करेंगे। टेंट सिटी क्या है, मतलब जो लेक के जो बगल में जो तलछट वाली जो जगह है ना, वहाँ पर छोटे छोटे टेंट लगाए जाएंगे, जैसे जैसलमेर में है ना, और वहाँ टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा ताकि लोग नाइट स्टे करें, ताकि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ बढ़े, है ना। तो किसके ये आइडिया कैसे है, तो जो रण ऑफ कच्छ है गुजरात का, उसकी तर्ज पर यहाँ 100 बीघा में टेंट सिटी बनाने का आइडिया आया है। ठीक है, बनाएंगे, वहाँ से ही हमने ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म और बढ़े, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं राजस्थान में, है ना। तो उद्देश्य क्या है, लेक टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना और सांबर फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था करना। इसको डेवलपमेंट करेगा कौन, RTDC, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये PPP मॉडल पे ये डेवलप किया जाएगा। 100 बीघा अभी मतलब किया जाएगा, अभी क्या ज़मीन आवंटन वगैरह के लिए जो प्रस्ताव वगैरह भेजे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि सांबर लेक पे जो है लेक टूरिज्म को शुरू करने की गवर्नमेंट जो है स्कीम लेके आ रही है। ये इस पे MCQ और ये आंसर। एक जो है इम्पोर्टेंट है कि भाई एक ऐप आई है, गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, जिसका नाम है राज किसान ऐप। इससे क्या है, ये ऐप क्या करेगी कि देखो अभी तक क्या होता है कि जैसे फसल बीमा वगैरह लेना होता है तो एक दो चीज़ होती है, एक होती है जमाबंदी, एक होती है गिरदावरी। गिरदावरी में क्या होता है कि लिखा होता है, ये राजस्व रिकॉर्ड है जो आपके पेपर 3 के अंदर यूनिट 3 का पार्ट C है, जिसके अंदर एक्ट वगैरह है, उसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम है, जिसके संबंध में जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था नजूल भूमि, है ना, उसी तरीके से एक रिकॉर्ड है जिसको बोला जाता है गिरदावरी। तो ये पटवारी इसको गिरदावरी बनाते हैं। इसमें क्या है, इस रिकॉर्ड में रखा जाता है कि पटवारी का जो पटवार क्षेत्र है उसमें किस पर्टिकुलर खेत के अंदर क्या फसल बोई गई है, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, और उसका कितना रकबा है, यानी कितने, जैसे 10 बीघा ज़मीन है उसमें 2 बीघा पर अगर किसी ने रबी फसल के तहत मान लो गेहूं बोया है, किसी ने चना बोया है ना, तो गेहूं उस किसान ने कितने पे बोया है, चना कितने पे बोया है, ये रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या होता है, फिर जो बैंक वगैरह है वो लोन वगैरह देते हैं, यानी उसको गवर्नमेंट की स्कीम के बेनिफिट भी मिलते हैं, और बैंकों से जो बेनिफिट किसान को मिलता है वो इन्हीं के बेसिस पे मिलते हैं। तो अब क्या है, देखो ये रिकॉर्ड के लिए अब किसान को क्या है, पटवारी के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, जबकि ज़मीन मतलब, और पटवारी का इतना बड़ा क्षेत्र होता है तो वो करे भी तो क्या, वो क्या है, वो हर खेत में जा के वहाँ नापेगा पहले, फिर देखेगा ज़मीन में भाई इतनी ज़मीन पे क्या है, चना बो रखा है, इसमें गेहूँ बो रखा है, सरसों बो रखा है ना, वो फिर वो रिकॉर्ड अपडेट करेगा, फिर उसकी कॉपी उसको देगा और फिर वो बैंक में लेके जाएगा। जबकि फसल तो सबको ही पता है, उस किसान को ही पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, एक ऐप लेके आई है। इस ऐप पे पहले तो बोला कि एक तो पटवारी जो है वो मतलब एक तो उसको हार्ड कॉपी पे नहीं करके उसको ऐप में सीधा अपडेट करेंगे, तो क्या होगा, सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर उसकी रियल टाइम के अंदर अपडेशन होगा, यानी रियल टाइम के अंदर जो है वो जो जयपुर के अंदर जो अधिकारी बैठेंगे उनको पता होगा कि भाई पर्टिकुलर जिले के पर्टिकुलर तहसील के पर्टिकुलर ग्राम पंचायत की पर्टिकुलर ग्राम के किस खेत के अंदर कितने बीघा के अंदर कौन सी फसल बोई गई है। ठीक है, तो ये पटवारी का काम था। अब ये थोड़ा टीडियस सा टास्क था, तो गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च करी और ये किसान ऐप से ये बोल दिया कि भाई किसान खुद भी इस चीज़ को जो है वो अपलोड कर सकता है जाके, है ना, और पटवारी क्या है, फ़ोटो खींच के उसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके का आपको ई-गवर्नेंस का जो एक एग्जांपल है। आप अगर ई-गवर्नेंस में लिखें तो ये ऐप आपको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको पेपर 2 का जो साइंस टेक वाला उसके अंदर राजस्थान के अंदर विज्ञान वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, सरकार फसल को रियल टाइम आंकड़े उपलब्ध कराना, MSP की खरीद की बेहतर योजना बनाना, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने में फसल बोई और कितना प्रोडक्शन हो सकता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सही मुआवजा सुनिश्चित करना। तो ये जो है मतलब अभी, और इसके अंदर क्या है, देखो बांसवाड़ा के अंदर जो है 29.24, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले इस ऑनलाइन गिरदावरी में सबसे अग्रणी है। ये फैक्ट है कि भाई कितने कितने % उनने करे हैं। और पटवारियों को, ताकि वो पटवारी इसको प्रमोट करें, इसके लिए क्या है, उनको जो है मतलब प्रस्तावना जो प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रति खसरा पर उनको 10 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये MCQ का आंसर है। ये है भाई सोलर टाइल। ये क्या है, एक
अभी आपको देखो सोलर प्लांट के अंदर आपको प्लेटें एक लो के स्ट्रक्चर पे खड़ी हो रही हैं, और हमें छत पे क्या होता है कि धूप नहीं लगे, इसलिए जनरली हम छत पे टाइल्स लगाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने और एक रिसर्च करी गई कि भाई ऐसी टाइल ही ऐसी बना दो ना, दोनों को मिला के, कि जो छत पे जो अपन पानी छत से नीचे नहीं जाए, इसलिए जो टाइल लगाते हैं वही सोलर बिजली पैदा कर दें। तो उन्हीं के ऐसी टाइल बनाई गई हैं जिन पर वो क्या सूरज के लिए तो वो सोलर पैनल के तौर पे काम करेंगे, और छत के लिए वो सिंपल टाइल की तरीके से काम करेंगी। ठीक है, तो आम के आम गुठलियों के दाम, एक ही काम से दो काम, है ना। तो इस तरीके की ये चीज़ है। इससे क्या होगा, देखो एक तो वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना पड़ेगा जो लोहे का छतों पे खड़ा होता है, आपकी छत भी यूटिलाइज हो जाएगी एज इट इज़, है ना। तो कोई बहुत से लोग छत को क्या है ऊपर खेलने के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप सोचो उस पर अगर सोलर प्लेट्स लग जाएंगी और आपने किचन गार्डन के पौधे लगा रखे हैं, है ना, तो उन पौधों को तो धूप मिलेगी नहीं, तो वो पौधे ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना। और उसी की जगह अगर अपन सोलर ये टाइल्स लगा देंगे तो इनके ऊपर आप अपने गमले, है ना, ग्रोइंग बैग वगैरह कुछ भी रखो, कैसे ही फसल, छोटे छोटे किचन गार्डन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी, है ना। तो सोलर एनर्जी है वो तो प्रोड्यूस होगी, है ना, ताकि और पानी जो बारिश वगैरह का है वो छत से रिसेगा भी नहीं। तो ये अभी क्या है, ये जो बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली मुंबई वहाँ हैं, और ये बहुत ही जल्दी इसका जो है वो छोटे शहरों के अंदर भी ये प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, ये इस पे बेस्ड MCQ और ये MCQ पे बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भाई इंडिया का AI मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने AI क्रांति लाने के लिए 10,371 करोड़ के बजट के साथ एक इंडिया AI मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, खेती, न्यायालय, रेलवे जैसी आम जनजीवन से जुड़ी सेवाओं में AI को अपनाकर जीवन को आसान बनाना। अगर आप जैसे AI को यूज़ करके, जैसे बहुत सारी टूल्स आए हैं, जैसे चैट GPT, है ना, जेमिनी, कोपायलट, ओके, आपका ग्रोक, है ना। तो इन सब का ये जो है डेवलप, इंडिया का खुद का AI मॉडल डेवलप हो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है ये स्कीम मिशन प्रोजेक्ट लेके आई है, मिशन लेके आई है, जिसको बोला गया है इंडिया AI मिशन। ग्लोबल स्थिति, वैश्विक स्थिति में अगर भारत को देखें तो भारत AI कौशल प्रसार और गिटहब AI परियोजनाओं में पहले स्थान पर है। ये किसने बोला है, स्टैनफोर्ड का AI इंडेक्स 2024 बताता है। और ऑक्सफोर्ड का AI रेडीनेस इंडेक्स है, वो इसको भारत को 40वें स्थान पर प्लेस करता है, मतलब 40वां स्थान देता है। नेस्कॉम का जो AI एडोप्शन इंडेक्स है वो 2.5 का स्कोर देता है आउट ऑफ कितना, 4। ओके, और पहले जो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए इंडिया के द्वारा, तो एक तो है एरावत। ये लास्ट ईयर मेंस के अंदर आपका क्वेश्चन आया था कि एरावत क्या है ना। आपको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये तो आ गया, नहीं पूछा जाएगा तो ये है, अब आ सकता है। जैसे एक पहल है भाषिणी, तो भाषिणी पहल क्या है कि जो संविधान में मेंशन्ड आपकी 22 लैंग्वेजेज हैं, उनमें जो है भाषा अनुवाद के लिए इस ऐप जो है ये सॉल्यूशन भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को किन्हीं भी 22 भाषाओं में से किसी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसी प्रकार किसान ई मित्र बोर्ड, है ना, जिसके अंदर किसान सम्मान निधि और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अप्लाई करना और उसके लिए उसकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो एक चैट बोर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसान ई मित्र बोर्ड। और कौन सी पहल है कि भाई फ्यूचर स्किल्स प्राइम, यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए जो है वो ट्रेनिंग वगैरह देना। इसके अलावा विश्वश्री PhD योजना, यानी AI में कोई PhD करेगा तो उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। एक रिस्पॉन्सिबल AI प्रोग्राम, यानी कि ऐसा ही नहीं है कि देखो तकनीक दो धारी तलवार होती है, वो उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है कि वो उसको कैसे करेगा, है ना। अगर पटाखा खेत में छोड़ा जाता है तो वो उससे जंगली जानवर भागते हैं, और वही पटाखा अगर किसी के घर में छोड़ा जाएगा तो वो वहाँ ब्लास्ट पैदा कर देगा। तो ये उपयोगकर्ता पटाखा वही है, बम जिसको कहते हैं, है ना, वही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि यूज़र उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो इसी तरीके से AI एक दो धारी तलवार की तरह है कि उपयोगकर्ता जो है वो रिस्पॉन्सिबली उसको यूज़ करे। ऐसा नहीं पता लगे कि टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चलेगी और नुकसान पहुंचा दे, जैसे फेक वीडियोज़ आते हैं, है ना, जो आगे एक स्लाइड आएगी, डीप फेक वीडियोज़ बन जाते हैं। ठीक है, विकास के लिए प्रो करो, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए AI को यूटिलाइज करना, ये भी इस जो मिशन का जो है वो एक टारगेट है। एप्लीकेशन क्या है भाई इस मिशन के AI की, शिक्षा के अंदर क्या है कि देखो आपका कोई भी जो है अनुवाद करना हो किसी भी भाषा में, उसके कंटेंट को वो ईजी है।
किताबों का डिजिटली अवेलेबल मिल जाएंगी, डिजिटली किताबें तैयार करना। खेती के अंदर क्या है कि देखो पैदावार, मौसम और पशु की निगरानी, इन सब का पूर्वानुमान, मतलब डेटा प्रोवाइड कराओ एआई को और वो पहले ही बता देगा कि भाई इस साल इतने मौसम रहेगा, इतना खेत बीजा गया है, तो हो सकता है इतना प्रोडक्शन हो सकता है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर, राज किसान साथी ऐप, तो उसके अंदर एआई से यूज करके ये प्रेडिक्शन कर लिया जाएगा। धोखाधड़ी का पता लगाना, अगर कोई बैंक और ऑडिट अगर इंसान करता है तो टाइम लगता है, एआई से वो वही काम जो 5 दिनों में होगा वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो ऑडिट वगैरह ईजी हो जाएंगे उनसे। किसी प्रकार की अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी वगैरह, कोई षड्यंत्र या कोई घोटाला होगा तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। न्यायपालिका में सुवास कानूनी अनुवाद ऐप है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऐप है। ये क्या कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अभी तक जनरली हिंदी इंग्लिश में ही होते थे, ये उन सबको 22 भाषाओं में, जो भारत की जो भाषाएं बोली जाती है उनके अंदर इसका रूपांतरण करके प्रोवाइड कराते हैं। आपको जो भी भाषा में वो फैसला चाहिए उसी में उपलब्ध हो जाता है। संसद भी जो है वो इसका यूज़ कर रही है कि थोड़ा सटीक लेखांकन हो रहा है। जैसे जैसे वो सांसद बोलते हैं तो उनकी वर्ड टू वर्ड उनको नोट डाउन किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इससे जो आपके स्टेनोग्राफर है उनको सहूलियत हो जाएगी राइटिंग वगैरह के अंदर, है ना। रेलवे की सुरक्षा निगरानी और स्वास्थ्य के अंदर रोग निदान, दवा खोज, है ना। रोग निदान मतलब जैसे एक तरीके का डेटा दिया और उसे आइडेंटिफाई कर लिया। अभी क्या है, देखो रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो राजस्थान में एक स्कीम चलती है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसमें क्या है, घोटाला हो गया। क्या घोटाला कर लिया कि भाई, ऐसा अखबार में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, कि भाई कोई मान ले किसी ने फर्जी वो लगा के एक ही पेशेंट के एक्सरे लगा के और बहुत सारे पेशेंट बना के और उनका क्लेम उठा लिया। जबकि मान लो एक पेशेंट था, उसके फेफड़े के अंदर टीबी था, ठीक है। दूसरा पेशेंट था ही नहीं, किसी का नाम लिया, किसी को पेशेंट बनाया झूठे, और वो जब पोर्टल ने मांगा तो वो फेफड़े का वही जो टीबी जिसको था वही आपका एक्सरे अपलोड कर दिया और वहाँ से क्लेम उठा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको एआई पे ये डेटा चेक किया, एआई पे डेटा चेक किया तो एआई ने एक दिन में बता दिया कि भाई ये जो इतने पर्टिकुलर मान लो 500 जो हैं जो आपके पेशेंट हैं, इनका जो एक्सरे जो अपलोड किया है वो डिट्टो सेम है, यानी एक ही आदमी का है। तो ऐसा हो सकता है कभी 500 आदमियों का एक ही जैसा एक्सरे आ जाए, है ना। किसी की हाइट अलग हुई, किसी की छाती चौड़ी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, तो उस हिसाब से क्या होगा, एक्सरे भी तो अलग अलग आएगा, है ना। तो इसी वजह से क्या हो गया कि ये तुरंत पकड़ में आ गए। तो किसके कारण पकड़ में आया, टेक्नोलॉजी के। और टेक्नोलॉजी कौन सी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिशन है। 100% क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर इसमें मिलेगा, ठीक है। और ये इस एआई पे बेस्ड आपका एमसीक्यू और ये इसके बेस्ड आपका एमसीक्यू का आंसर। नेक्स्ट है, देखो एआई को डीप फेक। अगर एआई को, अगर मैंने जो अभी आपको बताया कि भाई अगर उसको नेगेटिवली यूज कर लिया तो डीप फेक उसको बोलते हैं। डीप फेक क्या है कि मतलब एग्जैक्ट इस तरीके से एआई को यूज करके कोई वीडियो या कंटेंट जनरेट करना वो जो हूबहू असली प्रतीत होता हो, जबकि होता वो एक्चुअल में नकली है। जैसे लास्ट ईयर मतलब हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको, मतलब वो भी इस डीप फेक का शिकार हुए थे। उनके गरबा में नाचते हुए वीडियो बना दिए थे, है ना। और अभी जैसे एक कुछ यूट्यूबर्स के डीप फेक से वीडियो बन जाते हैं। जैसे वो एक यूट्यूबर हैं जो छोटे से बच्चे हैं 10 साल के, वो धार्मिक आयोजनों में, हिंदू धर्म के धार्मिक आयोजनों में जाते हैं और उनके डीप फेक वीडियो बन रहे हैं कि भाई मतलब वो बोल भी नहीं रहे और इस तरीके से है कि भाई किसी को पता भी नहीं लगता कि ये नकली है या असली, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, इसके नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअल में डीप फेक है क्या, तो परिभाषा अगर अपन देखें, डेफिनेशन देखें तो डीप फेक क्या है, एआई द्वारा उत्पन्न नकली ऑडियो और वीडियो या छवियां हैं जो प्रमाणिक सी दिखती हैं, ठीक है। खतरा क्या है, इनका उपयोग करके गलत सूचना, अब मान लो किसी की फ़ोटो लेके, जैसे वो एक साउथ इंडियन की एक्ट्रेस थी, उनका एक डीप फेक वीडियो बना दिया था, तो वल्गर और अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना दिया जाए। इसीलिए ये मतलब एक साइबर के रिगार्डिंग एक राय बोली जाती है, ये एक सजेशन आम जनता को दिया जाता है कि भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया या पब्लिक स्पेयर में मत प्रोवाइड करवाओ, है ना। अब कोई पता नहीं है, दुनिया इतना सिस्टम इतना चेंज हो चुका है कि भाई किसकी फ़ोटो कहाँ लगा के और कैसा वीडियो बना दे और बदनामी हो जाए, और लोग उस बदनामी को मतलब आप मिटाते मिटाते और पता लगे लोग डिप्रेशन में कुछ सुसाइड कर जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मतलब किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कितना बड़ा नुकसान हो जाए। सिर्फ टेक्नोलॉजी का दो धारी तलवार जो मैंने आपको बताई, है ना। तो गलत सूचना, अफवाह, है ना, इससे अफवाह फैल सकती है कि भाई झूठे दंगों की झूठे नकली वीडियो बना कर दिए और लोग भड़क गए, ठीक है। प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जो मैंने बताया आपको, है ना। ऐसे गलत कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नियंत्रण कैसे हो, तो कुछ उपाय करने में क्या होगा, एक तो इसको लीगली इसको डिफाइन करो कि भाई डीप फेक है क्या, उसकी कानूनी परिभाषा दो और उसका क्लासिफिकेशन करो। इसके अलावा सोशल मीडिया या डिजिटल डिवाइस वगैरह यूज़ करने के लिए आयु सत्यापन हो, 18 साल से कम किसी को दो ही मत, ठीक है। और उसका जो है उसको आयु को ऑथेंटिकेट करो कि भाई ये इतना है।
और एआई संचालित सामग्री का मॉडरेशन प्रकटीकरण ये अनिवार्य किया जाए कि भाई सामग्री जो है वो प्रमाणिक नहीं है। मतलब कोई अगर वीडियो दे रहा है, जैसे कई बार ये कहते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ वाले वीडियो देते हैं कि ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, बाद में कह देते हैं कि भाई हमारा चैनल जो है वो इसकी पुष्टि नहीं करता। तो एक तरीके से इस तरीके की पुष्टि की जाए कि भाई ये एआई से बना हुआ है, ताकि जो देख रहा है वो ये समझे कि भाई हो सकता है ये गलत भी हो, कोई एआई यूज़ हुआ है तो कोई पता नहीं है कि भाई इसमें एआई है कि मतलब भाई ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, जैसे एआई आपका इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डालते हो तो उसमें बोलता है कि एआई लेबल डालो। अगर आपने एआई से कोई कंटेंट बनाया तो एआई लेबल डालो, ताकि ऑडियंस उसको देख के पता लगा ले कि भाई एआई से जनरेटेड है। जैसे अभी रिसेंटली वो गिबली आर्ट चला था, है ना, वो एक ट्रेंड था। तो वो गिबली आर्ट में क्या था, वो एआई से वो इमेज जनरेट हो रही थी, और मतलब लोगों ने इतना भर भर के अपने फ़ोटो दे दी। एआई का जो खाना है, जो डाइट है, वो है डेटा। आपने क्या मतलब लोगों ने क्या करा कि अपनी पर्सनल इमेजेस भर भर के एआई के साथ शेयर कर दिया, वो सारा डेटा उनके पास है, वो जैसे चाहे जब चाहे यूज़ करेंगे। आप क्या करोगे बताओ, क्योंकि रेगुलेशन का तो है ही नहीं ना कोई अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको नियंत्रण करने के लिए निर्माताओं और साझा करने वालों को सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने इलीगल या गलत यूज़ इसका कर लिया डीप फेक के थ्रू, तो उसको सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए। नियामक आवश्यक है, यानी इसका रेगुलेशन ज़रूरी है। तो डीप फेक की जो ऐप्स हैं उनकी निगरानी और उनकी जो पॉलिसीज़ों को लागू करने के लिए एक जो है डेडिकेटेड रेगुलेशन या कंट्रोलर होना चाहिए, जो सिर्फ डीप फेक की वीडियोज़ को ही देखे, है ना। तो ये इस तरीके का डीप फेक है भाई, इसका नुकसान भी है, नुकसान ही है ज़्यादातर, तो डीप फेक होता है, नुकसान के रिस्पेक्ट में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू है और ये इस एमसीक्यू का आंसर है। ठीक है, अब जो आज का लेक्चर है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन बता देता हूँ मैं आपको इन्हीं स्लाइड्स में, और आप इन क्वेश्चंस का लिखिए जो आज का लेक्चर है उसके बेस्ड पे, और फिर मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिनमें इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा विद मॉडल आंसर। तो आप अभी यहाँ क्वेश्चन लिखिए, फिर उनको आप मॉडल आंसर से मैच करवाइएगा। कोई कमी रहती है तो उसे सुधार कीजिए, ताकि वो कमी यहीं सुधर जाए। मेंस के एग्जैक्ट जब आप आंसर लिखो तो पेपर के अंदर आपसे गलती नहीं हो। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 अंक और 15 शब्द वाले क्वेश्चंस हैं इन्हीं कंटेंट पे जो आज हमने डिस्कस किया इसी लेक्चर पे बेसिस। ये आपका 5 अंक और 50 शब्द पे है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 10 अंक और 100 शब्द का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इंग्लिश मीडियम में और डिस्कस कर लेते हैं यही क्वेश्चंस। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। Take screenshot of this particular slide. These questions are of 5 marks and 50 words, and these are of 10 marks and 100 words. Okay, take the screenshot of this slide. तो थैंक यू आज पूरा लेक्चर सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है या वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें और अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिले, ताकि और ज़्यादा हम मेहनत कर पाएँ, है ना। तो और अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी टीम और मैं पर्टिकुलरली पर्सनली उस चीज़ को डील करेंगे। और मेरे से अगर आप पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग जो है वो नंबर मांग रहे हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, वो आपको नहीं दिखेगा, तो आप इस मेल आईडी पे मेरे को अपने क्वेश्चंस पर्सनली मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पे आप अपनी मेल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा वहाँ पे gmail.com। ठीक है, anaglearning@gmail.com। ओके, पढ़ते रहिए और इस बार एग्ज़ाम को फोड़ डालिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।